आपका, अच्छा ग्रीन ग्रीन हो रखा है क्या आज? चलो इसको थोड़ा सा, ग्रीन, अरे चुप हो जाओ। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, है ना। आर्द्रता क्या होती है? वायु में जल की मात्रा, वायु में किसकी मात्रा? जल की मात्रा। कैसा जल है? अदृश्य है। दिखती है क्या आर्द्रता? अदृश्य जल है ना। कैसे जल है? अदृश्य जल। अदृश्य जल है, दिखाई वायु के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो देखो, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसकी जो मात्रा होती है वो 0.4 से और कितनी होती है? 4%। 0.4 से कितनी होती है? 4%। वायु के कुल जो उसका आयतन होता है उसका 0.4 से लेकर कितनी होती है? 4%। इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब आप ध्रुवों की तरफ चलते हो, जब आप, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है ना। तो जब आप चलोगे इक्वेटर से, इक्वेटर से और आप किस तरफ चलोगे? ध्रुवों की ओर। इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलोगे तो आर्द्रता की मात्रा क्या होती है? घटती है ना। आर्द्रता की मात्रा क्या होती है? घटती है। आर्द्रता की मात्रा घटती है, ये ध्यान रखना। आर्द्रता की मात्रा घटती है, ये ध्यान रखनी है इस बात को हमेशा ना। तो क्योंकि तापमान भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं। तो तापमान भी घटता है तो आर्द्रता की मात्रा भी घटेगी। देखो इसमें आगे लिख रखा है, किताब में सभी लोग देखेंगे, आर्द्रता के बारे में लिखा है कि वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। यद्यपि जलवाष्प वायुमंडल में कम ही अनुपात में मौजूद है, फिर भी यह मौसम और जलवायु के निर्णायक के रूप में हवा का सबसे प्रमुख घटक है। भाई एक बार बताओ, देखो इसमें तो ये बात आप समझ पाए। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि जलवायु के निर्धारण में निर्णायक रूप में हवा का प्रमुख घटक है। हवा का घटक प्रमुख घटक है। भाई हवा के घटक कौन कौन है? वायु घटक कौन कौन है? गैसें हैं, ठोस कण है, निलंबित अवस्था में जो कण पाए जाते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में मिलते हैं, वो निलंबित कण जो घूमते रहते हैं वायुमंडल के अंदर। और उसके अलावा कौन है? जलवाष्प। अच्छा एक बार बताओ, जलवाष्प या आर्द्रता नहीं होगी तो बताओ कितनी सारी मौसमी घटनाएं जो घटित ही नहीं हो पाएंगी। क्या बादल बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे ना। बारिश होगी क्या? ओले पड़ेंगे क्या? वो कुछ भी होगा ऐसा काम? तो ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। और जब ये सारे कार्य नहीं होंगे, बर्फ भी नहीं गिरेगी, अगर मान लो बारिश भी नहीं होगी, अगर ओले भी नहीं गिरेंगे, आपका जो है धुंध भी नहीं होगी, कोहरा भी नहीं होगा, तो जब ये सारे कोई काम होंगे ही नहीं तो बताओ जलवायु का निर्धारण बताओ क्या कोई जलवायु का स्वरूप जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। जलवायु का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग होगा। इसलिए जलवायु के निर्धारण में एक बड़ी भूमिका किसकी होती है? जलवाष्प की होती है या आर्द्रता की होती है। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, यह गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों और ठोस अवस्था में किसके रूप में है? ये किसके रूप में होता है आर्द्रता? ये होती है किसके रूप में? हिमकणों के रूप में। देखो आर्द्रता के जो स्वरूप होंगे, वो आर्द्रता के कितने स्वरूप बताए गए हैं? 3। आर्द्रता के स्वरूप कितने हैं? 3। तो आर्द्रता जो है ना 3 स्वरूपों में मिलेगी। एक इसका स्वरूप मिलता है किसके रूप में? तो जब ये गैसीय अवस्था में होगी। आर्द्रता किस में होगी? गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में जब रहेगी तो यह कहलाती है क्या? तो यह कहलाती है जलवाष्प। क्या कहलाती है? जलवाष्प। जब यह जल बूंद के रूप में होगी, जल बूंद के रूप में,
तो जल बूंद के रूप में जब होगी ना तो जल बूंद के रूप में जब आपकी रहेगी या जाल उसके रूप में, तो वर्षा की बूंदों के रूप में रहेगी, है ना, अरे तरल रूप में होगी, सॉरी तरल रूप में होगी, तो जल की बूंद के रूप में होगी, जल तरल अवस्था में। तो जब यह तरल अवस्था में है, तो तरल अवस्था में जब है, तो तरल अवस्था में जब होती है आर्द्रता, तो वो किसके रूप में होती है, जल की बूंदों के रूप में। और जब ठोस अवस्था में होती है, तो ठोस अवस्था में होती है तो किसके रूप में, हिमकण के रूप में। तो हिम कणों के रूप में, हिम कणों के रूप में। तो हिमकणों के रूप में आर्द्रता कब होती है, जब ये कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था। यानी कि वायुमंडल के अंदर आपकी जो ये आर्द्रता है, ये वायुमंडल में आर्द्रता कितनी अवस्था में पाई जाती है, 3। एक अवस्था कौन सी है, गैसीय, दूसरी तरल और तीसरी ठोस। तो गैसीय अवस्था में तो क्या कहलाती है, जलवाष्प, तरल अवस्था में जलबूंद और ठोस अवस्था में हिम के कण। जैसे एक बार बताओ कि जो बादल होते हैं, जितने भी बादल जो सफेद रंग के दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल सफेद बादल जो होते हैं ना, उन सफेद बादलों के अंदर हमेशा आइस क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल, हिमकण होते हैं। और जिनके बादलों के अंदर जल अधिक होता है, जल उपलब्ध होता है, ठोस रूप में नहीं, तरल रूप में जल जब होगा, तो वह आपको गहरे रंग के बादल दिखाई देंगे, काले काले रंग के बादल दिखाई देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जलवाष्प गैसीय रूप में भी हो गई, वर्षा की बूंद के रूप में किस अवस्था में है, तरल में है, और ठोस अवस्था में बादलों के रूप में उपस्थित होती है। समझे कि नहीं समझे। तो आर्द्रता अदृश्य रूप है ना। देखो आर्द्रता वायु में जल की मात्रा है, जिसमें से सामान्यतः किस अवस्था में होती है, अदृश्य। परंतु जब वह कैसी अवस्था में आए, जल के रूप में, जब वह किसके रूप में, हिमकण के रूप में, तो हमें दिखाई देने लग जाती है। भाई पानी, बादल दिखेंगे, गहरे गहरे रंग के बादल दिख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई इसमें जल ज्यादा है, जल की मात्रा है, तो वो दिखाई दे रहा है, दृश्य अवस्था में है। जब आपने कहा कि सब बिल्कुल सफेद बादल हैं, तो इसका मतलब उसमें हिमकण है, तो वो क्या है, दृश्यमान अवस्था में। लेकिन जब वह आर्द्रता किसके रूप में होगी, गैसीय अवस्था में, यानी कि जलवाष्प के रूप में होगी, तो जलवाष्प हमेशा कैसी होती है, अदृश्य होती, दृश्यमान होती नहीं है, सामान्य आंखों से जब अपने देखते हैं। आगे देखो कि वायुमंडल में आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता किससे मापन होता है, तो आर्द्रता मापन होता है कौन सा, तो आर्द्रता मापन होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो मापन होता है वो किस में होता है, ये होता है हाइग्रोमीटर के अंदर, है ना, हाइग्रोमीटर, है ना। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का क्या किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर से किसका मापन होता है, आर्द्रता का, ये ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का क्या करेंगे, मापन करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में चलते हैं अगली बात के ऊपर। नेक्स्ट देखो आगे आगे लिख रखा है पूर्ण आर्द्रता। पूर्ण आर्द्रता हवा में विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सुनो एक बार, पूर्ण आर्द्रता क्या है। तो मान लो कि आपने कोई एक कोई नमूना ले लिया, मॉडल ले लिया, या कोई एक, जैसे कोई एक कोष्ठ लिया, एक कोष्ठ लिया, तो एक कोष्ठ है जिसके अंदर ये मान लो कि ये है आपका, है ना, ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में है ना ये, हाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर ही इसकी क्या है, ऊंचाई है, और 1 सेंटीमीटर ही क्या है इसकी, 1 सेंटीमीटर ही क्या है आपकी, ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई, ऊंचाई और क्या है, चौड़ाई। एक ऐसा आपने बॉक्स लिया और उसके अंदर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसके अंदर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसमें कितनी मात्रा जलवाष्प है ना, कितनी मात्रा है इसमें, है ना। तो इसको कहते हैं पूर्ण आर्द्रता, कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्षेत्र में कितने ग्राम आर्द्रता होगी, इसे हम पूर्ण आर्द्रता के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखा जाएगा कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, कि इतने क्षेत्र में कितनी आर्द्रता उपलब्ध है। जैसे मान लो कि 100 सेंटीमीटर घन क्यूब का एक क्षेत्र लिया, उसके अंदर कितने ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको दिखा देंगे हम आर्द्रता की मात्रा को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में, ठीक है।
अब देखो आर्द्रता के 3 प्रकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा कौन सा है विशिष्ट आर्द्रता, और तीसरा कौन सा है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है ना, क्या हुआ? अच्छा, तो इसमें 3 प्रकार की आर्द्रता देखो एक बार कौन कौन से स्वरूपों में है। देखो, एक आपकी आर्द्रता कौन सी है? क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? इधर देखो ना यार, देखो इसमें एक है आपकी कौन सी आर्द्रता? सापेक्षिक। कौन सी आर्द्रता है बोलो? सापेक्षिक, सापेक्षिक आर्द्रता। एक है कौन सी? निरपेक्ष। एक कौन सी है? निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। और एक और है जिसको कौन सी बोलते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। एक होती है कौन सी? विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता होती है, विशिष्ट आर्द्रता। इन 3 चीजों को आप एक बार समझो, किताब में देखो एक बार सारे लोग। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखो, आप निरपेक्ष आर्द्रता कौन सी होगी कि आपका जो इकाई आयतन है, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में आर्द्रता की क्या कहेगा? मात्रा की मात्रा। मतलब आपने ये कहा इकाई आयतन लिया, इकाई आयतन लेने का मतलब आपने कहा कि साहब हमारे पास में मान लो 100 मीटर क्यूब जो है वो आपका आयतन है। आयतन का मतलब आप समझते हैं? 100 मीटर क्यूब आयतन का मतलब क्या हो गया? एक क्षेत्र जिसके अंदर 100 मीटर लंबाई है, 100 मीटर चौड़ाई है, 100 मीटर ऊंचा, एक ऐसा क्षेत्र लिया और उसके अंदर कितनी ग्राम आर्द्रता है किसी इकाई आयतन क्षेत्र में, या किसी इकाई आयतन में आर्द्रता की कुल कितनी ग्राम मात्रा है, उसको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको? निरपेक्ष आर्द्रता। यानी कि आर्द्रता को आपने किस में दर्शाया? ग्राम में। आर्द्रता को किस में दर्शाया? ग्राम में। तो आर्द्रता को जब ग्राम में हम दर्शा रहे हैं तो वो कौन सी है? निरपेक्ष आर्द्रता। मतलब ये हमने एक पूरा एक कमरा ले लिया, इस कमरे के अंदर अगर हम ह्यूमिडिटी चेक करें तो पता चले कि भाई इसका इतना आयतन है, इस कमरे का इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा कमरा है, इसके अंदर 2 किलोग्राम आर्द्रता है, आधा किलोग्राम है, 400 ग्राम है, 6 किलो है, कितनी इसके अंदर उपस्थित, इस कमरे के अंदर कितनी आर्द्रता का भार क्या है। तो उस भार को अगर हम बताएं किसी इकाई आयतन के अंदर, यदि इकाई आयतन में हम आर्द्रता के भार को दिखा दें तो वह किस प्रकार की आर्द्रता आ जाएगी? आपकी निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सी आएगी? निरपेक्ष आर्द्रता। फिर एक दे रखा है सापेक्ष। सापेक्ष में देखो, किसी भी तापमान पर, कोई एक तापमान ले लिया, मान लो इस कमरे का तापमान ले लिया हमने 24 डिग्री तापमान ले लिया, और एक निश्चित तापमान लिया, क्योंकि देखो तापमान बदलने के साथ में आर्द्रता की मात्रा में भी बदलाव होगा, क्योंकि जैसे ही आप तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जलवाष्प वो गर्म होकर क्या करती है? अपना विस्तार करती है। देखो किसी भी तापमान पर, किताब में देखो ना, उसमें देखा करो, किताब में रीड करो ना, तो इसमें लिखा है कि किसी भी तापमान पर, कोई एक निश्चित तापमान लिया, मान लो 18 डिग्री 24 डिग्री तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित कितनी जलवाष्प है, और उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात। ये देखो एक बार समझो, बात को समझो कि मान लो, क्या नाम आपका? नैन्सी है, ये है ना, ये है नैन्सी, ठीक है ना, नैन्सी। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी रोटी खाने की कैपेसिटी हम मान लो 40। अच्छा चलो 40 ज्यादा, 40 नहीं, चलो मान के चलो, सुनो एक बार, चलो इसकी कैपेसिटी है 100 रोटी। कितनी रोटी है? 100। 20-25 तो खा जाती होगी। चलो, अरे लड़कियां भाई साहब इतना खाती है ना लड़कियां, जैसे कि हद नहीं है। पता है यहाँ तो फिर भी ठीक होगा, हमारी तरफ तो घूंघट का प्रथा होती है। लुगाई पता क्या करती हैं लेडीज सारी? जिमने जाती हैं। अच्छा मेरे पास चुन्नी नहीं है, नहीं बताता मैं आपको प्रॉपर तरीके से। चुन्नी दो।
एकदम मैं बताता हूँ, स्टाइल बताता हूँ, देखो। और मैं कान पे मारूंगा थप्पड़, अरे ये नहीं, अरे ये देखो, ये मान लो, अरे पिटोगे यार, अजीब बच्चे हो भाई। राजस्थान में जो लुगाइयां हैं वो क्या करती हैं, ऐसे ओढ़ते हैं। अरे अरे शोर नहीं मचाना, तो उनका बता रहा हूं। अशोक जी, आप मेरे अभी कोई शादी में आप आओगे जब देखना, ऐसे अरे डर जा, ऐसे वो घूंघट निकाल कर, इतना घूंघट है। अब जो वो खाएंगे ना, तो बैठ करके ऐसे पल्ला कर ले, और जो ऐसे पल्ला करके खाती है, पता ही नहीं चलता कौन कितना खा रही है ना। तो हम देखेंगे अभी, या फिर पता है क्या कर लेगी, दीवार जिस तरफ महिलाओं को खाने का सिस्टम देखना आपको, अभी दीवार ऐसे कर लेंगे, ऐसे ये करा पल्ला, दे देना दे देना, कोई ठीक नहीं महिलाओं इतना खाती है पूछो मत, है ना। मतलब, और फिर महिलाओं का एक सिस्टम होता है, मुंह सोई सा पेट कोई सा, लगेगा यार छोटी सी महिला है, बस क्या खाएगी 3 रोटी। मतलब मान लो कि कोई भी लड़की, सामान्य बात है कि 10 रोटी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे मुझे पता है, पहले सुन लो, पहले पता है, पहले हमारे घर में जो गेहूं लगते थे ना, 1 साल में वो लगते थे 6 क्विंटल। मेरे ब्याह के बाद में ना एक आदमी बढ़ा, एक मेंबर बढ़ने से गेहूं की अमाउंट लगभग डबल के आसपास। देखो तो वो कौन खा रहा है फालतू, बताओ। देखो तो मान लो कि नैन्सी की कुल कैपेसिटी कितनी रोटी खाने की है, 100। कितनी खा सकती है, 100। और भाई घर वालों ने केवल आज कितनी रोटी दी है, 40। कितनी है, 40 रोटी मिली इसको बस केवल। अब आप बताओ बताओ ये कितनी रोटी और खा सकती है? इसकी क्षमता है 100 रोटी खाने की। कितनी रोटी खाने की? 100 रोटी खा सकती है। तो इस की जो सापेक्षिक जो क्षमता है खाने की, वो कितनी है, 100 है। कितनी है, 100। लेकिन कितनी मिली उसको, 40 रोटी खाई। इसका मतलब अब ये कितनी और खा सकती है, 60। तो बताओ इसकी सापेक्षिक क्षमता कितनी हुई? नहीं, सापेक्षिक क्षमता 40 है। कितनी है, कितनी और खा सकती है? 100 के बाद नहीं खा पाएगी। और जब 100 के बाद नहीं खा पाएगी तो इसको कहेंगे संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था है? कि 100 रोटी जैसे होगी फिर डकार लगी, बस सब ठीक हो गया काम। समझ में आई बात? कुछ क्लियर हुआ? तो किसी भी दिए गए निश्चित तापमान के ऊपर उस वायु प्रकोष्ठ या वायु के कोष्ठ के द्वारा आर्द्रता को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता, कि उससे ज्यादा आर्द्रता हो ही नहीं सकती है। माना कि किसी कोई कोष्ठ लिया हमने और एक निश्चित तापमान से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर इस कमरे में 100% आर्द्रता आ सकती है। हमने लिया कि एक तापमान मान ले, निश्चित तापमान कि कमरे का तापमान कितना है, 18 डिग्री। 18 डिग्री के ऊपर इस कमरे में 100 ग्राम मान लो 100 ग्राम मान लो कि 100 ग्राम आर्द्रता ये कमरा होल्ड कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कितनी है, 100%। लेकिन 100 ग्राम ना होकर के उसमें आर्द्रता कितनी है, 40। तो 40 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी उसमें 60 ग्राम और वायु उसके अंदर जलवाष्प आ सकती है। तो अब इसमें देखो क्या, इस लाइन को पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। अभी लाइन एक बार में समझ में आ जाएगी आपको ना। किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, कितनी जलवाष्प उसमें उपस्थित है। तो देखो इसका सूत्र जो होगा कि किसी वायु के कोष्ठ के अंदर तो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, और ये ध्यान रखना, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसकी धारण करने की जो क्षमता है, जिसको हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं या जलवाष्प सामर्थ्य। सामर्थ्य 100% है, लेकिन 100% उसमें है नहीं, उसमें मान लिया कितना है, 40 ही है। तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 40 है अभी, ठीक है ना। लेकिन सामर्थ्य कितना है, 100 का है। तो जो जलवाष्प सामर्थ्य है ना, या धारण करने की, जलवाष्प धारण करने की क्षमता, तो ये हमेशा इसको किस में मापते हैं, प्रतिशत में। किस मापन होगा, प्रतिशत। तो आपने कहा साहब 40 ग्राम है इसके अंदर, कितने ग्राम है, 40। सब कितनी आ सकती है, तो कितनी आ सकती है, इसमें 100 ग्राम आ सकती है। तो प्रतिशत में बदलने कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से,
तो देखो आप जब देखोगे तो ग्राम से ग्राम कट गया, है ना, 100 से 100, तो 100 से इसलिए गुणा किया था कितना प्रतिशत में, इसका मतलब कितनी है 40%। तो आप ये परिभाषा समझ पाए होंगे कि कितनी उपस्थित है, जितनी उपस्थित है उसका किसके साथ अनुपात, कुल क्षमता के साथ, कुल क्षमता के साथ में, कुल जलवाष्प धारण करने की क्षमता के साथ में किसका अनुपात हमने बता दिया कि सब उपस्थित कितना है, तो जितना है वो उसकी क्या है सापेक्षिक आर्द्रता है, वो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता आएगी। अब वो 30% हो सकती है, 40% हो सकती है, 50% हो सकती है, 60% हो सकती है। अब जैसे विषुवतीय क्षेत्र होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है, तो विषुवतीय क्षेत्र में बेसिकली हो क्या रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान मान लो ज्यादा है, तो जलवाष्प पानी का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, जलवाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर मान लो कि 5% उसकी जो है 5% सापेक्षिक आर्द्रता थी, तो 5 से लगातार तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण हुआ, होता रहा होता रहा होता रहा, 5 10 15 20 50 60 70 80 90 100, जैसे ही उसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी 100%। अब वायु के अंदर आर्द्रता होल्ड नहीं हो सकती, तो अब 100% होते के साथ उसको कहते हैं संतृप्त वायु। कौन सी वायु होगी, संतृप्त। मतलब जब किसी वायु कोष्ठ में या प्रकोष्ठ में यदि सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाए 100%, तो ऐसी वायु जो होती है ना वो कैसी होती है, सैचुरेटेड एयर होती है, संतृप्त वायु होती है, यानी कि अब वो अपने अंदर और आर्द्रता को होल्ड नहीं कर सकती, सैचुरेट हो गई, और फिर उसके बाद में संघनित होकर उससे क्या हो जाएगी बारिश। जैसे ही बारिश होगी तो जलवाष्प किसके रूप में कन्वर्ट हो गई, किस में बदल गई, पानी के रूप में, धरातल पर आ गई, अब तो वायुमंडल में नहीं है। इसका मतलब अब उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घट गई, यानी कि लगातार जब वाष्पीकरण शुरू होता है तो वायु के अंदर वाष्पीकरण से सापेक्षिक आर्द्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब वर्षा हो जाती है तो बारिश के बाद सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है। समझ में आई बात, वाष्पीकरण होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, और जब बारिश होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। क्लियर हुआ सबको, पक्का समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखो, एक है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है ना। और इसको किस में मापा जाता है, ग्राम प्रति किलोग्राम, है ना, तो इकाई इसकी अलग है, इसकी ग्राम प्रति किलोग्राम है, ठीक है। आगे देखो, अगला दे रखा है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अधिक। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये पॉइंट पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है, यानी कि वायु में जलवाष्प अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि ज्यादा, यानी कि सापेक्षिक जलवाष्प बढ़ा मतलब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ी। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। 45% सापेक्षिक आर्द्रता में जीव सहज, यानी कि हमारे वायुमंडल में अगर सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है 45%, तो हमें अच्छा लगेगा। 45 से ज्यादा होने लगेगी तो हमें चिपचिपा महसूस होने लग जाएगा। फिर देखो, एक निश्चित तापमान पर हवा जलवाष्प की अधिकतम मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिसे अधिकतम का मतलब क्या हो गया 100%, अधिकतम का मतलब कितना होता है, 100% होता है, ठीक है ना। अशोक ये पंखा ना आ रही है हवा, नहीं इसको बंद ही कर दो ये। अच्छा ठीक है, तो गिर गया तो गारंटी नहीं फिर ऊपर से, देखो तो अधिकतम का मतलब क्या होता है 100%, अधिकतम का मतलब 100%। अच्छा, संतृप्त वायु होगी उसमें क्या है, अधिकतम जलवाष्प होगी तो वो कैसी वायु है, संतृप्त वायु, मतलब 100% उसकी सापेक्षिक आर्द्रता। वाष्पीकरण से आशय उस प्रक्रिया से जिसमें जल द्रव से और किस अवस्था में बदलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। जो वाष्पीकरण का मुख्य कारक कौन है, तापमान, भाई तापमान ही है। तापमान बढ़ता है तो जल का क्या होता है, द्रव से क्या बनता है, वाष्प। तो वाष्पीकरण का मुख्य कारक कौन है, तापमान। जिस तापमान पर जलवाष्प में बदलाव प्रारंभ होता है उसे वाष्पीकरण की कौन सी उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा बताई थी ना, और मैंने आपको बताया था कि
एक बात बताओ कि पानी है, उसके ऊपर कौन आया, सोलर रेडिएशन, सूर्य किरणें गिरी, पानी क्या होगा, गर्म, और वो जो सूर्य से आने वाली उष्मा है उस पानी उसको अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको अवशोषित करेगा, और जो अवशोषित करेगा तो फिर किस में कन्वर्ट होगा, जलवाष्प में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जलवाष्प में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब उस जलवाष्प के अंदर कोई ना कोई तो ऊर्जा है, कोई ना कोई तो उष्मा है, जिसकी वजह से वो द्रव से क्या बना है, जलवाष्प बना है, वाष्प में कन्वर्ट हो। इसका मतलब वह जो उष्मा होगी उसके अंदर, वही उष्मा कहलाएगी गुप्त उष्मा। कौन सी उष्मा है, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा से आप समझ गए बात को। और जब वो वापिस, जब उसका संघनन होगा, किसका संघनन होगा, जलवाष्प का, तो जलवाष्प जब संघनित होगी तो वह जलवाष्प के संघनित होने की स्थिति में वह गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी, उससे रिलीज हो जाएगी, वो उससे बाहर चली जाएगी। भाई उसको ठंडा होने के लिए उस गुप्त उष्मा को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है पवन में जल की अवशोषित करने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाती है। उष्ण वन की गति जितनी तीव्र होगी, उष्ण पवन की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र हो जाएगी। एक बात समझो आप, दो चीजें हैं इसमें, एक तो कह रहा है तापमान बढ़ने से अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ेगी, दूसरा कह रहा है पवन अगर तेज होगी, गर्म पवन। ये बड़ा सामान्य सा है, देखो दोनों हाथ लो, एक बार ऐसे कर लो, दोनों हाथ ले लिया, धीरे 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 रगड़ो एक बार, देखो, अरे रुक तो जाओ एक बार, हुआ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, नॉर्मल। अब जोर से करो एक बार, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, देखो समझो बात को, आपने नॉर्मली है, देखो सुन लो एक बार, नॉर्मल आपने ऐसे से कर रहे थे, ज्यादा गर्म नहीं हुआ, जैसे स्पीड बढ़ाई ऐसे ही गर्म भी ज्यादा हो गए। यानी कि यदि, अरे सुन लो यार, जब बावड़ गधा है वास्तव, देखो मैं, तुम लोग पॉइंट पे जाना नहीं चाहते हो, चलो इसको रगड़ने से गर्म नहीं होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आगे देखो एक बार। ये नीचे जल की सतह है, इस जल की सतह के ऊपर कौन चलती है, पवन है, वायु नहीं चलती, पवन चलती है। तो ये जब पवन चलेगी, अगर ये पवन धीरे 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 चलेगी तो इसका मतलब कि वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि तापमान ज्यादा नहीं होता। अब यही पवन अगर तेजी से बहेगी ऐसे, तो इसका मतलब तापमान भी बढ़ेगा और वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि उष्ण वायु की गति तेज होती है तो उसके साथ में वाष्पीकरण की मात्रा भी, बताओ बातें समझ में आई कि नहीं आई, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, बहुत बड़े समझदार बच्चे हो। आगे देखो एक बार, एक और क्या था इसमें कि तापमान बढ़ने से, अच्छा सुनो एक चीज बताओ, तापमान बढ़ा तो वायु की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अच्छा मान लो, चलो ये कमरा है, अगर हम इस कमरे का साइज बढ़ा दें, कमरे का साइज बढ़ा दें, तो बताओ इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती, सिंपल बात है, ज्यादा होगी यार, होगी ही। ऐसे ही क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से और तापमान के बढ़ने से जो वायु है उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में भी वृद्धि हो जाती है, और जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में वृद्धि होती है तो इसका मतलब उस वायु का आयतन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, पहले मान लो वायु इतनी थी, तापमान बढ़ाया, वायु फैल गई, और वायु जब फैलेगी इसका मतलब वायु का आयतन में क्या हुई, वृद्धि। वायु के आयतन में वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि साहब इसकी जो ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है, आर्द्रता को धारण करने की क्षमता है, वो भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ी। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर तापमान घटाएंगे, तापमान घटेगा घटेगा घटेगा, तो घटने के साथ में, और भाई तापमान घट रहा है तो उस स्पेस के अंदर उपस्थित वायु में जो जलवाष्प है, वो जलवाष्प का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। आयतन घटाया, भाई वायु का आयतन कब घटेगा, जब वायु क्या होगी, ठंडी होगी। भाई तापमान बढ़ाने पर तो आयतन बढ़ रहा है, लेकिन तापमान घटाने पर वायु का आयतन कम हुआ। जब वायु का आयतन कम हुआ तो वायु का आयतन कम होने का मतलब हो गया तापमान कम है,
और उसके अंदर उपस्थित जलवाष्प का क्या होगा, संघनन, और जलवाष्प जो है वो संघनित होकर के बारिश उससे हो जाएगी। बारिश होगी इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा भी घटेगी, यानी कि आर्द्रता की मात्रा वायु के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तापमान बढ़ने के साथ में होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा, और तापमान घटाने के साथ में होल्डिंग कैपेसिटी जलवाष्प क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है आपका, जाओ इसमें कौन सी वो, किसको जाना है तो जाओ भाई, ऐसे है तो, है ना। आगे देखो, अगली बात चलो, अगला देखो, इसमें दे रखा है संघनन। संघनन क्या होता है, जब जल गैसीय अवस्था से किस में आए, तरल अवस्था। तो गैसीय से तरल में आएगा तो उसको क्या बोलते हैं अपने, संघनन। संघनन हो रहा है गैस से तरल। हिमांक क्या है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होता है, जम जाता है, तो उसे उस द्रव का क्या बोलते हैं, हिमांक। हिमांक मतलब वह अंक जिसके ऊपर क्या हो जाए, हिम हो जाए, है ना। तो जल जब हिम बन जाए तो उसे कहते हैं कौन सा, हिमांक कहते हैं, है ना। तो जल जब, हार्मोन ज्यादा बिगड़ रहे हैं, फिर ऐसे बुरी तरीके से क्यों मुंह फाड़ रहा था, है मतलब मैं बोल रहा हूं मेरी शक्ल खराब है क्या, देखने का मन नहीं करता, तो इधर नहीं देख रहा है, गोली और दे रहा है मुझे, है ना। मतलब समझा रखा है, लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो मतलब वो लड़की जा रही है, ताड़े जा रहे, ताड़े जा रहे, अब मैं इसकी तरफ देखे जा रहा हूं। गजब बालक, पता नहीं क्या। पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा। चलो आगे देखो, अगला दे रखा है औसांक, है ना। औसांक दे रखा है, औसांक पे देखो एक बार। चलो अभी ना सर की क्लास होगी, तो आज तो मतलब कुछ टेक्निकली जो है लाइट वाइट का इशू था, तो वो क्लास चल नहीं पाई, इंटरनेट भी नहीं था। तो कल अपने ना संघनन के स्वरूप पढ़ेंगे। संघनन के रूप होते हैं आपके कई सारे, ओस, कोहरा, धुंध, बादल, ओला, पाला गिरना। तो जितने भी संघनन के रूप हैं इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलो बादल, बादल जैन, इसकी कैपेसिटी कितनी रोटी खाने की, 100, है ना। 100 को रोटी क्या कितनी खाती है, कितनी रोटी खाती है, 2 रोटी खाती है। ओ भाई, अच्छा 100 गलती से निकल गया, 2 था वो, अच्छा ठीक। 2 खा, नहीं नहीं भाई खाती नहीं है बेचारी, ये तो चोगा लेती है बस, दाने चुगती है बस थोड़े थोड़े, है ना बस। अब सही है, पता नहीं इसने देखा है, क्या देखा है। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। देखो लड़कियां खाने में बहुत आगे रहती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखा है किसी को खाते, है ना। और तो सही बात है, गलत थोड़ी ना इसमें है। लड़कियां भाई खाने में इतनी आगे रहती हैं, जिमने का पता चल जाए। हाँ, जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट ले लें। टेस्ट डेली जीके जीएस टेस्ट होता है, उसको दिया करो, हैं। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया, उसमें सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, किया है ना सब्जेक्ट वाइज। हाँ, कथन निष्कर्ष के ज्यादा डालने हैं उसके अंदर टेस्ट में। अच्छा उसमें कोई बात नहीं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन दे देंगे ना, तो करते हैं ना। अभी तो सब्जेक्ट वाइज ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट का होगा, तो उसको आप पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। हाँ जी, आज सभी लोगों को एक एक्सरसाइज करनी है कि
जितना पढ़ा है ज्योग्राफी इसका तुम्हारी किताब में से, उस पूरी किताब को जितना भूगोल हो गया उसको पूरे को रीड करके आना है। कर आओगे? सारा रीड कर लोगे ना? तो एक बार आज जा करके 2 घंटा लगेगा तुम्हें, तो एक बार बैठना है और फिर उसके बाद तभी उठना है जब वो कंप्लीट रिवाइज हो जाए। तो पूरा रिवीजन करना है प्रॉपरली, ठीक है ना? ये काम करके आना सारे लोग। हाँ बताओ।